हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम मित्रों, सबको राम राम, राधे राधे, सबको राधे राधे। और सब अच्छे हो आप लोग? पढ़ाई उड़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आप लोगों को आ ही रहा होगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो साथ के साथ में, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि सर क्लास नहीं मिलती है, क्लास नहीं मिलती है। जब बच्चे लाइव टेस्ट देने आते हैं 5 बजे, तो एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर क्लास हमको ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो आप अपने ग्रुप में लिंक को शेयर कर दिया करो, इतना सा काम आप कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। और यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए, ज्योग्राफी के लिए आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं राजेंद्र 10। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे पीपल डेवलपमेंट ऑन एंड एनवायरनमेंट की। आज लास्ट आपका पार्ट होगा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। आज आपकी ये लास्ट क्लास है। कंप्लीट यूनिट आपकी मैंने करवा दी है। इसमें मैं आज बात करूंगा आप लोगों के साथ में जो विश्व की विश्व की प्रमुख प्रजातियां, विश्व की प्रमुख प्रजातियां, प्रमुख प्रजातियां और उनका और उनका विकास, उनका विकास और इनका पर्यावरण, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। विश्व की प्रमुख प्रजातियां और उनका विकास एवं पर्यावरण, इनकी चर्चा मैं आप लोगों के साथ में करूंगा। दोस्तों, विश्व की प्रमुख प्रजातियां, उनका विकास कैसे हुआ, उनका पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है, अपन इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो विश्व की प्रमुख प्रजातियों में यदि मैं बात करूं, तो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों के, ठंडे प्रदेश यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र व ठंडे प्रदेश में जो ट्राइब्स रहती है वो होती है एस्किमो। एस्किमो ट्राइब्स होती है। और सैमाइड होते हैं, सैमाइड्स। यहां से परीक्षा में प्रश्न आता है। दूसरा, विश्वतरेखीय क्षेत्रों के आसपास, विश्वत रेखीय प्रदेश। विश्वत रेखीय प्रदेश का मतलब होता है विश्वत रेखा के आसपास। यहाँ के पिग्मी होते हैं। यहाँ कौन सी जाति पाई जाती है? पिग्मी जाति पाई जाती है। यहाँ पिग्मी जाति पाई जाती है। यहाँ पे सीमांग जाति पाई जाती है। विषमत रेखा के आसपास पिग्मी पाए जाते हैं, सीमांग पाए जाते हैं, सकाई पाई जाती है, सकाई जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों, उष्ण मरुस्थलों में, उष्ण व गर्म मरुस्थलों में, उष्ण व गर्म मरुस्थलों की जो जनजाति पाई जाती है वो बुशमैन है। बुशमैन है, ये आपको ध्यान रखना है। और उष्ण कटिबंधीय गर्म घास के मैदानों में, उष्ण कटिबंधीय गर्म घास के मैदानों में, गर्म घास के मैदान,
यहाँ की जो ट्राइब्स होती है वो मसाई और बद्दू होती है। मसाई और बद्दू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, घास मैदान, यहाँ की जो ट्राइब्स होती है वो किर्गिज होती है। किर्गिज होती है, याद रखना है। और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो ट्राइब्स पाई जाती है आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वो भील, गोंड और संथाल जाति पाई जाती है। संथाल जाति पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मित्रों, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों की जाति को एस्किमो सेमाइड कहते हैं। विषुवतरीय प्रदेश की जातियों को पिग्मी, सेमांग और सकाई कहते हैं। उष्ण व गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति को बुशमैन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय गर्म घास के मैदानों में पाई जाने वाली जनजाति को मसाई और बद्दू कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किर्गिज पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भील, गोंड और संथाल जाति पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों पूरा? ये एक खाका है, इस खाके को आपको याद रखना है। सबसे पहले बच्चों अपन चर्चा करें एस्किमो की। जो जनजाति है आपकी एस्किमो, तो मित्रों यहां से अब देखो, क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन ये सारे फैक्ट आपको याद रखने होंगे। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो इनका अर्थ क्या होता है? एस्किमो का अर्थ, तो सिंपल भाषा में इनका अर्थ समझना, कच्चा मांस खाने वाले, कच्चा मांस खाने वाले, कच्चा मांस खाने वाले, खाने वाले, पहली बात कच्चा मांस खाने वाले। और दूसरी अगर मैं बात करूं इनका, तो याद रखना बर्फीली प्रदेश में निवास करने वाले, बर्फीले प्रदेश में, बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाले, निवास करने वाले, बर्फीले प्रदेश में निवास करने वाले, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछे कि एस्किमो जाति है, इसका संबंध किससे है? मित्रों आपसे पूछे कि इस जाति का संबंध किससे है, तो याद रखना इसका संबंध मंगोल प्रजाति से है। मंगोल प्रजाति से इसका संबंध है, मंगोल प्रजाति। यानी कि एस्किमो का संबंध कौन सी प्रजाति से है? मंगोल प्रजाति से है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके शारीरिक गठन की बात करें अपन कि शारीरिक गठन कैसा होता है? शारीरिक गठन, शारीरिक गठन में ये विशेषताएं आपको याद रखना है। इनका चेहरा सपाट होता है, चेहरा सपाट, त्वचा का रंग पीला, त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला, यानी कि स्किन का रंग पीला होता है। बाल इनके भद्दे व काले होते हैं, बाल काले
कद मध्यम होता है, कद मध्यम होता है, इनका कद मध्यम होता है। नाक चपटी होती है, नाक चपटी होती है। आंख गहरी व तिरछी होती है, आंख गहरी व आंख गहरी व तिरछी होती हैं, ये ध्यान रखना है। और इनमें से ये ऐसे कैसी लाइन दे देगा कि कौन सी जाति की विशेषता है। चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग पीला, बाल काले, कद मध्यम, नाक चपटी, आंख गहरी व तिरछी। तो आपको याद रखना है एस्किमो जनजाति की, यह आपको ध्यान रखना है। निवास स्थान की बात करूं तो इनका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ निवास करते हैं ये। निवास स्थान की अपन चर्चा करें तो इनका निवास स्थान आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश है। ये आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश, आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं। आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश के क्या हैं, ये निवासी हैं, यहाँ निवास करते हैं। कहाँ का निवास करते हैं, जैसे अलास्का, साइबेरिया, अलास्का, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड यहाँ ये निवास करते हैं। बेसिकली ये उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करते हैं, उत्तरी गोलार्ध के निवासी हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये क्या करते हैं, निवास करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। याद रखना है उत्तरी गोलार्ध में ही ये जाति क्या करती है, निवास करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और मित्रों इनके अन्य नाम किस किस नाम से इनको जानते हैं, अन्य नाम एस्किमो को किस किस नाम से हम जान सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। कनाडा और ग्रीनलैंड में, कनाडा व ग्रीनलैंड में इनको एस्किमो बोलते हैं। याद रखना कनाडा और ग्रीनलैंड में क्या बोलेंगे, एस्किमो, एस्किमो बोलेंगे। दूसरा स्कैंडिनेवियन देशों में क्या बोलेंगे इनको, स्कैंडिनेवियन में क्या बोलेंगे इनको, लैप्स बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं वहाँ पे, लैप्स। इन्हीं का नाम क्या हो जाता है वहाँ पे, लैप्स हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइबेरिया में इनको क्या बोलेंगे, साइबेरिया में इसी जाति को मित्रों सेमाइड कहते हैं, सेमोइड्स के नाम से जानते हैं, सेमोइड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ इसे याकूत कहते हैं, ये इसी के नाम हैं, क्षेत्र विशेष में नाम बदल गए। याकूत बोलेंगे, यहाँ पे इनको चुकची बोलेंगे, चुकची बोलेंगे। यहाँ पे इनको तुंग बोलेंगे, तुंग। ये इन्हीं के नाम हैं, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। तो जो आपकी एस्किमो प्रजाति है उसको कनाडा व ग्रीनलैंड में एस्किमो कहते हैं, स्कैंडिनेविया में लैप्स कहते हैं, साइबेरिया में सेमाइट्स, याकूत, चुकची और तुंग के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों यहाँ तक का मामला सारा। अब इसकी आगे की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो देखो मैं आपको एक छोटा सा है ना मानचित्र बना के बताता हूं कि इसकी लोकेशन क्या है। छोटे से मानचित्र से बताना पड़ेगा, इतना लंबा तो बन नहीं सकता यहाँ पे।
मित्रों ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा इस ट्राइब्स का है। ये वाला पूरा पार्ट, ये जो मैंने बनाया है, ये पूरा पार्ट, यहाँ पे ये पूरे के पूरे, ये एस्किमो, तुंगू, सेमाइड, याकू, चुकची, ये पाई जाती है यहाँ पे पाई जाती है विश्व में। ये जनजाति यहाँ पे पाई जाती है उत्तरी भाग में, ये आपको ध्यान रखना है। पूरी उत्तरी भाग में यहाँ पे पाई जाती है, जिसको क्षेत्र विशेष में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई दोस्तों। अगली अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने मेरे बच्चों, तो इनके कुछ रीति रिवाज, इनके घर, इनके काम क्या है, तो देखो एस्किमो की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो ये सबसे पहले बात करें तो इनका आधार शिकार होता है। आधार क्या है? आधार किसका? जीवन का। इनके जीवन का आधार क्या है? तो जीवन का आधार है शिकार करना। शिकार करना इनके जीवन का आधार है, शिकार करना। ये शिकार करते हैं, एकमात्र साधन इनका शिकार करना होता है। और ये हथियार कौन सा काम लेते हैं? शिकार करने में हथियार कौन सा काम लेते हैं? हथियार, तो याद रखना इनका जो हथियार होता है उसे हारपून कहते हैं। इसके हथियार को क्या बोलते हैं? हारपून कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। हारपून एक प्रकार का इनका क्या होता है? भाला होता है। हारपून इनका एक प्रकार का क्या होता है? भाला होता है। और हथियार करने के लिए हथियार के साथ साथ में इनकी एक नाव होती है, जिसका ये प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसको कयाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाक। इनकी जो नाव होती है उनको कयाक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दो विधि हैं शिकार की। दो विधियां हैं शिकार की विधियां। शिकार की विधियां कितनी विधियां काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके द्वारा जो शिकार किया जाता है उनकी कितनी विधियां हैं। तो याद रखना है, शीतकाल में शीतकालीन विधि, जब ये शीतकाल में शिकार करते हैं तो ये कौन सी विधि काम लेते हैं? एक विधि होती है इनकी माऊपाक। एक विधि कौन सी होती है? माऊपाक विधि होती है। और एक विधि का नाम है ईतू परख। ईतू परख, ये इनकी शिकार करने की विधि होती है मित्रों। याद रखना है, एक विधि का नाम है आपके माऊपाक और दूसरी विधि का नाम है ईतू परख। ये ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहब माऊपाक क्या है, ईतू परख क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एस्किमो के द्वारा शिकार में काम लिए जाने वाले हारपून का तरीका है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है। माओपाक में ये एक भाले का प्रयोग करते हैं, एक भाला, एक हारपून का प्रयोग करते हैं ये। और ईतू परख में ये क्या करते हैं? दो भालों का प्रयोग करते हैं। दो भाला, दो हारपून का प्रयोग करते हैं। दो हारपून का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई। शिकार करने की इनकी विधियों की बात करें तो शीतकाल में जो शिकार करते हैं मछलियों का या किसी और का, तो एक तो माऊपाक विधि है, एक ईतू परख विधि है। माऊपाक में ये केवल एक भाले का प्रयोग करते हैं और ईतू परख में ये दो भालों का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरा देखो, बसंत काल में जब शिकार करते हैं ये, बसंत काल में, बसंतकालीन विधि, बसंत काल में अगर ये शिकार करेंगे मित्रों, तो बसंतकालीन विधि को ये किस नाम से जानते हैं?
उतोक के नाम से जानते हैं, उतोक विधि। उतोक विधि। तो अगर आपसे पूछे कि शीतकाल की निम्न में से कौन सी विधि शीतकाल की है, निम्न में से कौन सी विधि बसंत काल की है, तो याद रखना माऊ पाक और इतु परक इनकी शीतकाल की है, उतोक इनकी बसंत काल की विधि है। ये आपको ध्यान रखना है। एक भाला दो भालों का प्रयोग ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना, शिकार की कितनी विधियां एस्किमो की, तो आपसे परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि एस्किमो जनजाति के द्वारा शीतकाल में शिकार की जो विधियां काम में ली जाती है उनमें से कौन सी नहीं है। तो ऐसे ए दे दे माऊ पाक, बी दे दे इतु परक, सी दे दे उतोक। तो आपको ध्यान रखना है। फिर डी दे दे ए और बी दोनों सही है। समझ में आया ना। तो ए और बी माऊ पाक और इतु परक दोनों सही है। बसंत काल में जब ये शिकार करते हैं उस विधि को उतोक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब दूसरी बात करें मित्रों, इनका जो वस्त्र होता है जो ये पहनते हैं उस वस्त्र को क्या कहते हैं। तो इनका जो वस्त्र होता है मेरे मित्रों उसको कैरिबो कहते हैं। कौन सा वस्त्र पहनते हैं ये, कैरिबो वस्त्र पहनते हैं। याद रखना है। जो किससे बनता है, सील मछली की खाल और दूरीय क्षेत्रों के जो भालू होते हैं उनके समूर से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है। और ये एस्किमो क्या करते हैं, वस्त्रों में एक दूसरा वस्त्र और पहनते हैं जिसको ये जालीनुमा बाहादार वस्त्र कहते हैं। जालीनुमा, जालीनुमा बाहेदार, जाली जैसा होता है लेकिन उसके बाजू होती है, बाहादार वस्त्र। जालीनुमा बाहादार वस्त्र, बाजू होती है लेकिन वो जालीनुमा होता है, उसको तिम्याक कहते हैं। ये क्या कहते हैं, तिम्याक। उसको किस नाम से जानते हैं, तिम्याक के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तिम्याक, तराजू वाला तिम्याक। समझ में है ना। और इस तिम्याक के ऊपर, इसके ऊपर, इस तिम्याक के ऊपर वस्त्र जो पहनते हैं, तिम्याक के ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं इनको अनोहाक कहते हैं। अनोहाक, क्या कहेंगे, अनोहाक। तो तिम्याक के ऊपर जो वस्त्र पहनते हैं उनको अनोहाक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो शूज होते हैं, जूते, इनके द्वारा जो पाँव में जूते पहने जाते हैं उन जूतों को ये किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, तो उनको कार्मिक कहते हैं। जूतों को क्या कहते हैं, कार्मिक कहते हैं। याद रखना, कार्मिक। जूतों को कार्मिक कहते हैं और जूतों को मुकलूम भी कहते हैं, मुकलूक्स। तो याद रखना है, इनका जो जूता होता है उसको किस नाम से जानते हैं, मुकलूक के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, इनका जो घर होता है, घर, ये दो प्रकार का घर होता है इनका। एक घर होता है इनका बर्फ का घर होता है पूरा, बर्फ का। तो बर्फ के घर को ये क्या बोलते हैं, इग्लू कहते हैं। बर्फ के घर को किस नाम से जानते हैं, ये इग्लू के नाम से जानते हैं बर्फ के घर को। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, जो पूरा बर्फ से बना होता है। एक ये हड्डियों का भी घर बनाते हैं, हड्डियों का घर बनाते हैं। और जो हड्डियों का घर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। हड्डियों को घर को क्या कहते हैं, ये कर्मक कहते हैं। हड्डियों के घर को क्या बोलते हैं, कर्मक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका जो घर होता है दो प्रकार का घर होता है। जो पेवर बर्फ का बनाया जाता है, बर्फ का भी ये इस प्रकार से घर बनाते हैं, इस प्रकार से घर बनाते हैं। यहाँ पे एक रास्ता होता है, इसमें ये रास्ता होता है और ये देखो पूरी बर्फ का घर होता है। ऐसा घर जो होता है उसको इग्लू कहते हैं। इस रास्ते से ये इस घर में प्रवेश करते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। और ये इस प्रकार का जो घर होता है इग्लू होता है। और ऐसा ही यदि ये हड्डियों का घर बना लेते हैं, ऐसा ही ये हड्डियों का घर बना लेते हैं तो उसको कर्मक के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब एस्किमो क्या करते हैं, इनकी एक गाड़ी होती है बिना पहियों की गाड़ी, बिना
पहियों की गाड़ी, बिना पहियों की गाड़ी। बिना पहियों की गाड़ी को ये क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। बिना पहियों की गाड़ी होती है जो बर्फ पे चलती है, उस गाड़ी को किस नाम से जानते हैं? ये स्लेज के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो बिना पहियों की होती है उसको ये लोग किस नाम से जानते हैं? स्लेज गाड़ी के नाम से जानते हैं। भाई मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आपसे पूछे कि इनकी जो गाड़ी होती है बिना पहियों की, उसको किस नाम से जानते हैं? स्लेज के नाम से जानते हैं। और इस स्लेज गाड़ी को खींचने वाला, आपको मेरी पिक से नहीं दिख रहा हो तो मैं हाइड करता हूं। स्लेज गाड़ी को खींचने वाला, रेंडियर कुत्ता होता है। रेंडियर कुत्ता होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो स्लेज गाड़ी को खींचता है, ये आपको याद रखना है मित्रों। तो उसको किस नाम से जानते हैं? रेंडियर कुत्ते के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है यहाँ तक का मामला? एक्सक्यूमो को बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं। एक एक चीज़ आपको बता दिया है मित्रों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो बात करेंगे अब बुशमैन जनजाति की। बुशमैन जाति तो बुशमैन की अगर मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो मित्रों याद रखना, निवास स्थान कहाँ है इनका? निवास स्थान, तो निवास स्थान में याद रखना कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल निवास स्थान की बात करूं तो कालाहारी मरुस्थल है। ये आपको ध्यान रखना है। और बुशमैन का अन्य नाम, हम इसको किस किस नाम से जानते हैं? इनको अन्य नाम, बुशमैन का अन्य नाम मित्रों, इनको हम क्या क्या कह सकते हैं? इनको हम सान कहते हैं, सान कह सकते हैं अन्य नाम में। इनको रब्बी कह सकते हैं, रब्बी कह सकते हैं। रब्बी जनजाति भी इसी का नाम है। और इसको बसारवा भी कहते हैं, बैसारवा, बसारवा भी इन्हीं को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बसारवा। तो याद रखना, खानीय वा है बसारवा। सान, रगवी और बसारवा के नाम से इनको जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनके अगर मैं कद काठी की बात करूं, कद काठी, कद, तो कद की बात करूं तो ये नाटे कद के होते हैं। इनका कद कैसा होता है? नाटे कद के होते हैं। ये ध्यान रखना है। और अगर मैं इनकी बात करूं कि इनका संबंध कौन सी जाति से है, इनका संबंध कौन सी जाति से है, तो ये निग्रेटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रेटो प्रजाति से संबंधित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। निग्रेटो प्रजाति से, निग्रेटो प्रजाति से क्या है? ये संबंधित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। निग्रेटो प्रजाति से संबंधित हैं। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। इनका निवास स्थान कहाँ है? जमाव, सबसे ज़्यादा जमाव या सकेंद्रण कहाँ है? इनका सबसे ज़्यादा जमाव या सकेंद्रण कहाँ पे है? तो इसका जमाव और सकेंद्रण की बात करें तो याद रखना 18 डिग्री से 24 डिग्री, ये दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अक्षांशों के मध्य इनका सबसे ज़्यादा जमाव है। अक्षांशों के मध्य सबसे ज़्यादा अगर ये देखने को मिलेंगे मध्य बेचुआन लैंड प्रांत में, बेचुआन
आना लैंड प्रांत में, अफ्रीका में है ये, बेचुआना लैंड प्रांत में ये सबसे ज़्यादा है, अफ्रीका में है ये ध्यान रखना है। यहाँ ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। देखो ये आपको मैं एक मानचित्र बना देता हूँ, ये अफ्रीका का मैंने मानचित्र बनाया है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेचुआना लैंड प्रांत में ये सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका व्यवसाय क्या है, बुशमैन का व्यवसाय क्या है? तो व्यवसाय है इनका शिकार करना, शिकार करना इनका व्यवसाय है। ये बड़े शिकारी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है ना। और इसके अलावा व्यवसाय में शिकार के अलावा ये क्या खाते हैं, ये सर्वभक्षी भी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। ये जो हाथ में आए ना उसी को खा जाते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, शिकारी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या खा सकते हैं ये, इनको ये दीमक बहुत खाते हैं, दीमक खाते रहते हैं, चींटियाँ खाते हैं, चींटियाँ जैसे बंदर खाते हैं ना, आज भी चींटियाँ दीमक पकड़ी और मुंह में ले ली, तो ऐसे दीमक चींटियाँ खाते हैं, समझ में है ना। इनके अंडे खाते हैं, इनके अंडे, जैसे सिर में बंदर एक दूसरे बंदर की जू ढूंढता है, अंडे खाते हैं। जैसे सिर में या एक बंदर दूसरे बंदर की जू हेरता है, जुएं, और फिर उनको खाता रहता है, वैसे ये चींटियों के अंडे, दीमकों के अंडे हैं ना, ढूंढ ढूंढ कर उनको क्या करते हैं, खाते रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको, दीमक और चींटियों को बुशमैन का चावल कहते हैं। बुशमैन का क्या कहते हैं, चावल, बुशमैन का चावल कहते हैं बच्चों इनको, बुशमैन का चावल, बड़े चाव से खाते हैं इनको, ये इनको चावल कहते हैं, बुशमैन का चावल कहते हैं। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा चावल के नाम पे, तो कोई बात नहीं, बाहर अगर चींटी मिले तो दो चार उठा के आप भी धारण कर सकते हो उनको। वस्त्रों की अगर मैं बात करूं, इनके वस्त्र, तो ये कम वस्त्र पहनते हैं, कम वस्त्र, नग्न ज़्यादा रहते हैं, कम वस्त्र पहनते हैं, बहुत ही कम वस्त्र पहनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें पुरुष तो क्या करते हैं, पुरुष क्या करते हैं, तिकोनी लंगोटी लपेट लेते हैं, तिकोनी लंगोटी लपेट लेते हैं, तिकोनी लंगोटी लपेट लेते हैं, और बाकी नग्न रहते हैं। और जो स्त्रियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो क्या पहन लेती हैं, चोंगा पहनती हैं। स्त्रियां क्या पहनती है, चोंगा, याद रखना है, स्त्रियां चोंगा पहनती हैं, जो क्रोश टाइप का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चोंगा एक क्रोश टाइप का होता है, क्रोश कट वाला, क्रोश टाइप का होता है, कट वाला होता है, तो वो चोंगा पहन लेती हैं, याद रखना है। और इनके जो घर होते हैं, इनका जो घर होता है, घर, तो मित्रों घरों की बात याद रखना, ये गुम्मदनुमा झोपड़ी होती है, गुम्मदनुमा झोपड़ी होती है इनकी, जो किसकी बनी होती है, घास की बनी होती है, समझ में है ना। गुम्मदनुमा झोपड़ी होती है जो घास की बनी होती है, और इसके अलावा खाल की बनी होती है, घास की, खाल की इनकी जो है वो झोंपड़ी बनी हुई होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। और ये आभूषण क्या पहनते हैं, आभूषण कुछ नहीं पहनते हैं, हड्डियों को लटका के घूमते हैं। आभूषण में क्या करते हैं, आभूषणों में कुछ नहीं पहनते मित्रों, ये जो खोल होती है, हड्डियाँ, अंडों की खोल, अंडों की खोल, उसी को किस रूप में प्रयोग करते हैं, ये उसी को मेरे मित्रों आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसी को आभूषण के रूप में ये क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, काम में लेते हैं, ये आपको याद रखना है मित्रों। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो इनका निवास स्थान कालारी मरुस्थल है। अन्य नाम सान रग्बी बसारवा कहते हैं। कद नाटा होता है। संबंध निग्रो प्रजाति से है। जमाव या सकेंद्रण 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में बेचुआल लैंड प्रांत में सबसे ज़्यादा है। ये शिकारी होते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं। दीमक चींटियाँ अंडे खाते हैं इनके। बुशमैन का चावल कहते हैं इनको। ये वस्त्र कम पहनते हैं। ये तिकोना या लंगोटी पहनते हैं। पुरुष और स्त्रियां चोंगा या क्रॉस पहनती हैं। मित्रों, घर इनका गुम्बद नुमा होता है। गुम्बद नुमा एक झोंपड़ी होती है जो घास और खाल की बनी हुई होती है। आभूषणों में कुछ नहीं है। हड्डियों को अपने गले में लटकाकर उन्हीं को सोना चांदी समझते हैं भाई ये। और अंडों की खोल को ये छेद कर करके लटका लेते हैं, उसी को ये सोना चांदी समझते हैं। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। आज तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, याद रखना है, आज ये पूरा नहीं होगा। इसको अगली क्लास में अपन पूरा करेंगे। आज ये कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी और रह रहा है, इसमें गौण जनजाति रह रही है, ठीक है ना। एक थोड़ा सा टॉपिक आपके रेडियो धर्मी पदार्थ और रह रहे हैं, तो प्रदूषक वाले, तो उनको भी करा देंगे। तो ये फिर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी मेरी ओर से। फिर उसके बाद में अगली यूनिट अपन ले लेंगे। बहुत सारे बच्चों की समस्याएं होती हैं। जैसे सोनू ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे ये बताइए नीचे पानी कहाँ से आता है, धरातल के नीचे पानी कहाँ से आता है। अरे भाई सोनू भाई, कॉमन सेंस की बात है मेरे बाबू। एक्चुअली में क्या होता है, बरसात के मौसम में नलकूप और कुओं का पानी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि पानी रिस रिस के नीचे जाता है। आपको पता होना चाहिए हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। तो जब पानी रिस रिस के नीचे जाता है तो इसको जहाँ सीर मिलती है वहीं ये गमन करना शुरू कर देता है। समझ में आया ना। और इसी को आप ट्यूबवेल कुओं के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास कर लेते हो। समझ में आया। अब ये प्यूरिफाई क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखना, अगर आपके पास में एक बाल्टी बजरी की और उसमें गदमेला पानी डाल दो, वही पानी 1 घंटे बाद में बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर रिसर्च एप्टीट्यूड समझ में नहीं आता है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन की आपको आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे से रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़नी है, या फिर आपको कम्युनिकेशन या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, या फिर आपको लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट पढ़ना है, तो इसके लिए मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। यूजीसी नेट जेआरएफ के सेक्शन में जाके, और मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। तो मित्रों, आप अगर आपका है मन नेट जेआरएफ के लिए, तो यार कोई अगर 6 महीने का कोर्स लेते हो तो 6 महीने की 5-6 हज़ार रुपये फीस है। कोई बहुत बड़ी दौलत फीस आप लोगों से नहीं ली जा रही है। तो इसका मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। आप मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करके और आराम से यूनिटों का आनंद लें। रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़े, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े, लॉजिकल रीजनिंग पढ़े, समझ में है ना। सारी यूनिट आप पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, हायर एजुकेशन सिस्टम पढ़े। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करवाया जाएगा। कोई दौलत की डिमांड आप लोगों से नहीं की है। जेआरएफ जब करोगे आप तो 30-35 हज़ार रुपये आप अपनी पॉकेट में रखोगे। तो इसके लिए आप जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड राजेंद्र 10 है। और फिर भी यदि आपको कोई संदेह होता है तो आप मुझे निसंकोच बात कर सकते हैं मेरे से। निसंकोच आप मेरे से पूछ लेना। कोई आपको डाउट हो तो आराम से पूछ लेना, ठीक है भाई दोस्तों। बाकी के पार्ट की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे मित्रों। यूं ही मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।